इमेजिन करो तुम दिल्ली, मुंबई या किसी भी इंडियन सिटी के पेट्रोल पंप पर खड़े हो। मीटर तेजी से घूम रहा है और प्राइस बढ़ता जा रहा है। सोचो अगर कल सुबह उठते ही न्यूज़ फ्लैश हो कि मिडिल ईस्ट में एक ऐसी वॉर शुरू हो चुकी है जिसका सीधा कनेक्शन तुम्हारी पॉकेट और तुम्हारे घर के किचन से है। डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, क्योंकि 3000 किलोमीटर दूर यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक दिन में 1200 से ज्यादा बॉम्ब्स गिरा दिए हैं। ये कोई आम वॉर नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है। तुम्हें लगता होगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट से हमारा क्या लेना देना, लेकिन जो सच्चाई है वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। क्या तुम्हें पता है कि इंडिया का 40% क्रूड ऑयल एक ऐसी नैरो सी रूट से आता है जिसे ईरान ने पूरी दुनिया के लिए ब्लॉक कर दिया है? लेकिन इस ग्लोबल पैनिक के बीच ईरान ने एक सीक्रेट एक्सेप्शन बनाया है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए। ग्लोबल क्रूड प्राइसेस $114 पर बैरल तक पहुंच चुके हैं और दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के डर से कांप रही है। तो आखिर ये वॉर शुरू क्यों हुई और तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल 150 रुपए लीटर होने से आखिर कौन रोक रहा है? ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये पावर का गेम है, और इस गेम में सबसे डेंजरस पोजीशन पर है इंडिया। अगर तुम न्यूज़ देखते हो तो तुम्हें लगता होगा कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के सबसे पुराने, सबसे कट्टर दुश्मन हैं। दोनों के पास शेयर्ड बॉर्डर्स नहीं है, दोनों की डायरेक्ट कॉलोनियल हिस्ट्री नहीं है, फिर भी एक दूसरे को नक्शे से मिटाने की कसम खा चुके हैं। लेकिन जो आप सोच रहे हो वो सच नहीं है। हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट ये है कि ईरान और इजराइल दुश्मन नहीं बल्कि सीक्रेट दोस्त हुआ करते थे। जी हाँ, 1948 में जब इजराइल बना तब पूरा अरब वर्ल्ड उसके खिलाफ था। लेकिन तब इजराइल ने एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई जिसे कहते हैं द पेरिफेरी डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन का सिंपल सा रूल था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर तुम्हारे पड़ोसी तुमसे नफरत करते हैं तो उन पड़ोसियों के पड़ोसियों से दोस्ती कर लो। और तब इजराइल ने ईरान को अपना सबसे बड़ा अंडरकवर एलाय बनाया। दोनों ने मिलकर पाइपलाइंस बनाई और एक वक्त था जब इजराइल की इकोनॉमी को चलाने वाला ऑयल ईरान से आता था। ये एक सीक्रेट मैरिज थी, एक ऐसा टाइम जब ईरान सेकंड मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री था जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोस्त अचानक जानी दुश्मन बन गए? इस सवाल का जवाब 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन में छुपा है। लेकिन उस प्रेशर कुकर की सीटी बजने से पहले टेंशन सालों से बिल्ड हो रही थी। 1953 में ईरान की डेमोक्रेसी एक नया रास्ता चुन रही थी। उनके प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक ने अपने देश के ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया ताकि ईरान का पैसा ईरान के लोगों के काम आए। लेकिन वेस्टर्न पावर्स को यह मंजूर नहीं था। उन्हें अपना सस्ता गैस स्टेशन खोना नहीं था। यूएस की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक कू प्लान किया और मुसद्दिक को हटाकर शाह रेजा पहलवी को सत्ता दे दी, जो अमेरिका के इशारों पर नाचने वाला एक डिक्टेटर था। सोचो, अगर तुम्हारे देश का लीडर किसी फॉरेन पावर का पपेट बन जाए और तुम्हारी आज़ादी छीन ली जाए तो तुम्हारा गुस्सा कहां तक जाएगा? ईरान के लोगों के अंदर ये गुस्सा उबल रहा था। 1979 का साल एक सुनामी लेकर आया। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और पावर में आए आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। उन्होंने आते ही ईरान का आइडियोलॉजी का ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह रीबूट कर दिया। उनके लिए अमेरिका अब ग्रेट सेटन था और इजराइल उस सेटन का मिडल ईस्ट में फैला हुआ टेंटिकल। इजराइल की एम्बेसी पर कब्जा करके उसे पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया और यूएस एम्बेसी में 52 अमेरिकन को 444 दिनों तक हॉस्टेज बना लिया गया। एक ही झटके में बिना अपनी जगह बदले ईरान और इजराइल सबसे बड़े दुश्मन बन गए। ये सिर्फ शुरुआत है। लेकिन असली गेम अभी बाकी है, क्योंकि दोनों देश जानते थे कि डायरेक्ट वॉर लड़ना उनके लिए सुसाइडल होगा। 1980s में जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर अटैक किया तो 8 साल लंबी वॉर चली जिसमें लाखों ईरानी मारे गए। उस वॉर ने ईरान को एक सबक सिखाया कि कभी भी अपने घर में वॉर मत होने। ईरान ने एक मास्टर प्लान बनाया, द रिंग ऑफ फायर। उन्होंने ये तय किया कि दुश्मन को दूर रखने के लिए उन्हें मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में अपने ग्रुप्स बनाने होंगे। उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह को बनाया, गाजा में हमास को सपोर्ट किया और यमन में हूथीज को आगे बढ़ाया। सोचो कि ये जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर ईरान के प्यादे हैं।
हिजबुल्लाह सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं है, वो ईरान की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ताकि आग उनके अपने घर तक न पहुंचे। इजराइल पर गिरने वाला हर रॉकेट ईरान द्वारा भरा जाने वाला वो प्रीमियम है जो वॉर को तेहरान से हजारों किलोमीटर दूर रखता है, और इजराइल ये बात बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए इजराइल ने भी एक नया खेल शुरू किया, द शैडो वॉर। ये वॉर डायरेक्ट नहीं, हिडन है, और इस शैडो वॉर की सच्चाई हॉलीवुड की किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं। इजराइल और यूएस ने मिलकर साइबर स्पेस में एक ऐसी वॉर छेड़ी जिसने दुनिया को हिला दिया। उन्होंने स्टक्सनेट नाम का एक वायरस बनाया जिसने क्वाइटली ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस को अंदर ही अंदर तबाह कर दिया। ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स का मिस्टीरियसली रास्ते में मर जाना, सीक्रेट फैसिलिटीज पर ब्लास्ट्स होना, यह सब नॉर्मल हो गया था। 2018 में इजराइल की मोसाद ने तेहरान के एक वेयरहाउस से 55,000 पेजेस और डेटा फाइल्स चुरा लिए, जो ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबूत थे। और हाल ही में सितंबर 2024 में इजराइल ने वॉर का एक नया लेवल दिखाया। उन्होंने दुश्मन के नर्वस सिस्टम को हैक कर लिया। लेबनान में हजारों पेजर्स और वॉकी टॉकीज एक साथ ब्लास्ट हो गए। जो डिवाइस उनके लोग मैसेजेस के लिए यूज करते थे, वो अचानक हैंड ग्रेनेड्स बन गए, जिसमें 42 लोग मारे गए और लगभग 4000 घायल हुए। ये साइकोलॉजिकली तोड़ देने वाला अटैक था, लेकिन टेंशन का प्रेशर कुकर अब फटने वाला था। यूएस का इस वॉर में रोल सिर्फ इजराइल को बैक करना नहीं है। यूएस खुद को मिडिल ईस्ट का मास्टर समझता है, लेकिन ईरान उस डोमिनेशन के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। यूएस ने ईरानियन प्रेयर एप्स तक को हैक करके साइबर अटैक्स किए और इंटरनेट को लगभग 60 घंटों तक ब्लॉक कर दिया, ताकि वहां के लोग अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएं। और फिर आया फरवरी 2026, जब सब कुछ बदल गया। ये वॉर अब शैडो से निकलकर खुले आसमान में आ चुकी थी। यूएस और इजराइल ने मिलकर एक मैसिव अटैक लॉन्च किया, जिसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और इजराइल ने इसे नाम दिया ऑपरेशन रोरिंग लायन। ये कोई छोटा स्ट्राइक नहीं था। एक ही दिन में 1200 से ज्यादा बॉम्ब्स ईरान पर गिराए गए, और इस अटैक का क्लाइमैक्स था ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामेनेई का असैसिनेशन। दोनों देशों ने ऐसी रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं जहां से अब वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचा। ईरान अब अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है, और सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन से नहीं। ईरान ने दुनिया की इकोनॉमी की सबसे बड़ी नस दबा दी है, और यहां एंट्री होती है एक ऐसे मुद्दे की जो हम और आपसे सीधा जुड़ा है। अब स्टोरी को वापस इंडिया और तुम्हारी पॉकेट तक लाते हैं। जब ईरान पर अटैक हुआ तो उन्होंने रिटेलिएट करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। ये समुंदर का एक पतला सा रास्ता है जहां से दुनिया का 20% ऑयल हर रोज गुजरता है, लगभग 20 मिलियन बैरल्स। जैसे ही ये रास्ता बंद हुआ, दुनिया भर में पैनिक मच गया। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर गए और $114 पर बैरल तक पहुंच गए। सोचो, अगर ये तेल रुक गया तो इंडिया में पेट्रोल और डीजल के दाम कहां जाएंगे? तुम्हारी हर ग्रोसरी, हर ट्रैवल, हर जरूरत की चीज महंगी हो जाएगी। इंडिया अपनी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगवाता है। तो क्या इन्फ्लेशन का सुनामी आने वाला है? क्या इंडिया का सिस्टम कोलैप्स होने वाला है? जो आप सोच रहे हो वो सच नहीं है। यहां इंडिया की डिप्लोमेसी एक मास्टर क्लास की तरह काम आती है। जब ईरान ने वेस्टर्न कंट्रीज और उनके एलाइज के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन बनाया, एक छूट दी सिर्फ इंडिया के लिए। उन्होंने स्पेशली इंडियन शिप्स को आने जाने की परमिशन दी, ताकि इंडिया को एनर्जी और एलपीजी की कमी ना हो। ये छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि जब दुनिया के दो फैक्शंस आपस में लड़ रहे हैं, इंडिया ने अपने डिप्लोमैटिक कार्ड्स कितनी सफाई से खेले हैं। इंडिया ना यूएस को कंप्लीटली नाराज कर सकता है, ना इजराइल से अपनी पुरानी दोस्ती तोड़ सकता है, और ना ही ईरान जैसे क्रूशल पार्टनर को खो सकता है। इजराइल हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनर जरूर है, जो पाकिस्तान के खिलाफ तो हमारा साथ देगा, लेकिन हिस्टोरिकली उन्होंने चाइना के मैटर में इंडिया का खुलकर साथ नहीं दिया है, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट्स हैं। दूसरी तरफ ईरान इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा गेटवे है। इंडिया इन दोनों फैक्शंस के बीच एक बहुत डेलिकेट टाइट रोप वॉक कर रहा है। गेम अब डेंजरस हो चुका है,
ये आग इंडिया के दरवाजे तक आती दिख रही थी जब यूएस नेवी की सबमरीन ने एक ईरानियन वॉरशिप IRS देना को इंडियन ओशन में डुबा दिया, वो भी तब जब वो शिप इंडिया के विशाखापट्टनम से एक नेवल एक्सरसाइज करके वापस लौट रही थी। ये इंसिडेंट दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट की रेत तक सीमित नहीं रहा, ये अब ग्लोबल ओशंस में फैल चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाला है? इस फियर को समझने के लिए हमें प्रॉक्सी वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट को दोबारा देखना होगा। आज के जमाने में सुपर पावर्स ओपनली ग्राउंड वॉर नहीं लड़ना चाहते। डायरेक्ट वॉर का इकोनॉमिक कॉस्ट इतना बड़ा है कि कोई भी देश, चाहे यूएस हो या ईरान, उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ट्रंप का खुद ये क्लेम था कि उन्होंने जो 2026 में स्ट्राइक्स की हैं, वो वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने के लिए की थी। ये एक एसिमेट्रिक वॉर है जिसमें इकोनॉमीज, प्रॉक्सीज और साइबर अटैक्स के थ्रू लड़ा जा रहा है। बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी सोल्जर्स का डायरेक्ट वॉर में उतरना अभी के लिए दोनों साइड अवॉइड करना चाहती हैं। तो क्या पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो जाएगा? ग्लोबल इन्फ्लेशन एक रियल खतरा है। किसानों के लिए फर्टिलाइजर की सप्लाई पर असर पड़ सकता है, लेकिन इंडिया की बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी इस शॉक को काफी हद तक बफर कर रही है। जियोपॉलिटिक्स एक शतरंज का खेल है, एक चेस बोर्ड जहां हर मूव से पावर का बैलेंस शिफ्ट होता है। और इस वक्त इंडिया ठीक मिडिल में खड़ा होकर अपने प्यादे और वजीर बहुत सोच समझ कर चल रहा है। दुनिया आग की लपेटों में जरूर है, लेकिन इंडिया ने एक प्रोटेक्टिव शील्ड अपनी फॉरेन पॉलिसी से बना रखी है। अगर तुम दुनिया को समझना चाहते हो, ऐसी स्टोरीज के पीछे छिपे हिडन ट्रूथ्स को जानना चाहते हो, तो ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। वीडियो को लाइक करो और चैनल्स को सब्सक्राइब करो ताकि जब अगला डोमिनो गिरे तो तुम्हें उसका असर पहले से पता हो, क्योंकि इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर खेल अभी जारी है।